एवरीवन। आज मैं इसका आखिरी पार्ट लेके आई हूँ। ओके, कोई भी जल्दबाजी से ख़त्म नहीं किया है, बस आखिरी का थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, बाकी आपको पसंद आएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं एक बहुत बड़े मैंशन के एक रूम का सीन, जहाँ पर बेड पे विवशान लेटा हुआ है, जो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलता है। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। वुशान अपने सर को पकड़े बेड से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ किसी की सख्त आवाज़ आती है, जो वुशान को बेड पर से उठने से रोक देती है। ये आवाज़ किसी लेडी की थी, जिसने कहा, चुपचाप लेटे रहो, बेड पर से उठने की ज़रूरत नहीं है। वुशान इस आवाज़ की तरफ अपने सर को करता है, और उसने जो सोचा था ये वही है। वुशान कहता है, आंट। सामने खड़ी लेडी, जो दिखने में खूबसूरत है, उम्र में लगभग 49 करीब की होगी, वह कहती है, ओह, तो मैं तुम्हें याद भी हूँ, वरना मुझे तो लगा था तुम तो जानते भी नहीं होगे कि हम लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वुशान ये सुनकर कुछ नहीं कहता। उस लेडी के पीछे 2 इंसान और खड़े हैं। एक तो एजेड अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा मिड एज का लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ वुशान ने देखा शोयांग, लानवांगजी और लानशेचन भी वहीं पर खड़े हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। वुशान लानवांगजी को ही देख रहा था। तभी फिर से उस लेडी की आवाज़ वुशान के कान में आती है, सभी लोग ठीक हैं, तुम पहले अपनी परवाह करो। वुशान उस लेडी को देखता है, जो उसकी आंट है, जिनका नाम जियांग यू है, जो वुशान की पार्टी के अपोजिशन लीडर जियांग फैमियन की वाइफ है। जियांग फैमियन मैडमी के पीछे ही खड़े हैं, और उनका अल्फ़ा बेटा जियांग चेंग भी, जिसकी उम्र अभी 28 साल है। वुशान ने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ इस घर में इन सभी के सामने होगा, पर वो यहाँ पर आया कैसे? वुशान कहता है, आंट, मैं यहाँ। मैडम ये कहती है, मैंने नहीं, तुम्हारे अंकल तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। मुझे कोई शौक नहीं है एक नालायक बच्चे को यहाँ लाने का। जियांग फैमियन कहते हैं, यू शांत हो जाओ, वो अभी जागा है, ये सब गुस्सा बाद में कर लेना। मैडम यू कहती है, बाद में कब? जब ये फिर से यहाँ से चला जाएगा और फिर मुड़ के भी हमारी तरफ नहीं देखेगा कि हम लोग भी हैं उसके अपने। वुशान अपना सर नीचे कर लेता है। वो जानता है उसकी गलती है, और उसकी आंट का उस पर यह गुस्सा करना लाजमी है। वुशान कहता है, आंट, आई एम सॉरी। मैडम यू कहती है, सॉरी? तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? गलती तो हमारी है ना? वुशान कहता है, आंट, ऐसी बात नहीं है। मैडम यू कहती है, तो फिर कैसी बात है? मैडम यू अब एक शाय कर कहती है, तुम अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ हो, बिना सोचे समझे फैसले लेते हो, फिर जिद भी करते हो। क्या अभी भी तुम्हारे सर में दर्द है? वुशान अपना सर शेक कर कहता है, नहीं आंट, मैं ठीक हूँ। मैडम यू कहती है, इतनी मुसीबत में थे, एक बार हमसे कह नहीं सकते थे? क्या होता अगर वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो? पूरा मैंशन जला दिया है उन लोगों ने। वुशान इस पर कहता है, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, मैंने कुछ और ही सोचा था। पर मैडम यू कहती है, जानती हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या किया है तुमने इन दिनों। ये कहकर मैडम यू लानवांगजी को देखती है। लानवांगजी अपना सर नीचे कर लेता है। मैडम यू आगे कंटिन्यू कर कहती है, अकेले शादी भी कर ली, लेकिन हमें अपनी वेडिंग में बुलाना तो दूर, हमें इस बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ज़रूरी तो तब समझते जब तुम हमें अपना मानते। तभी मैडम यू को रोकते हुए जियांग फैमियन कहते हैं, यू अब बस भी करो, उसे दोष देने से पहले अपनी गलती भी देख लो। तुम्हें तो अभी शुक्र मनाना चाहिए कि समय पर हमें पता चल गया और वो अभी ठीक है। अब इन सब बातों को बीच में मत लाओ। मैडम यू अब एकदम शांत हो जाती है। वो आगे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। लानवांगजी और लानशेचन को यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ये लोग कौन हैं वो नहीं जानते। जियांग फैमियन वुशान को देख कहते हैं, वुशान, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, हम सुबह बाकी बातें करेंगे।
ऊशान अपना सर नोट कर कहता है, ठीक है अंकल। जांग फैमिया अब जांग चंग से कहते हैं, चेंग जाकर सभी को उनका रूम बता दो, आप लोग भी आराम करिए, बस कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। जांग चेंग लान शिचेन और शोयांग को देख कहता है, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। लान शिचेन लान वांगजी को देखता है। ऊशान कहता है, आप उनके साथ आज चले जाइए, आपको भी आराम करना चाहिए। लान शिचेन अपना सर नोट कर देते हैं और जांग चेंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सभी वहाँ से जा चुके थे। अब कमरे में बस ऊशान और लान वांगजी ही रह गए हैं। ऊशान लान वांगजी को देखता है, लान वांगजी भी ऊशान को देखता है और उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। लान वांगजी ऊशान के पास आकर खड़ा हो गया है। ऊशान कहता है, लानजान तुम ठीक हो ना? लान वांगजी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, नहीं। ऊशान ये सुन बेड पर से उठते हुए कहता है, लानजान क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। लान वांगजी ऊशान को जोर से उसके चेस्ट में धक्का देकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास आकर कहता है, इतना कुछ हो गया लेकिन अभी भी आपको बस मैं नजर आ रहा हूँ। अपने आप को देखिए, सर पर कितनी गहरी चोट लगी है। क्या जरूरत थी आपको मेरे सामने आने की? उन लोगों ने आपके घर को जला दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो भी बस मेरी वजह से। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपकी बर्बादी है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये कहते हुए लान वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऊशान कुछ देर तक लान वांगजी को देखता है, फिर अचानक ही वो लान वांगजी को झटके से अपने पास खींचता है और उसे अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। लान वांगजी अपनी आंसू भरी आंखों से ऊशान को देख रहा है। ऊशान अपने एक हाथ से लान वांगजी के आंसुओं को पोंछ कहता है, लानजान तुम रो रहे हो, वो भी मेरे लिए। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद, लानजान। और रही बात इस चोट की और मेरे मेंशन की, तो सुन लो लानजान, किसी भी मुसीबत को मैं तुम्हारे पास तक नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर्ट हो ये मैं देख नहीं सकता, समझे? और तुम्हारे लिए मैं ऐसे कई मेंशन बनवा भी सकता हूँ और अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मुझे इसका कोई गम नहीं। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। अगर मेरे पास सब कुछ होता, मेरी वही पावर, मेरा वही मेंशन, लेकिन उन सब में तुम नहीं होते तो लानजान मैं इन सब के साथ जी ही नहीं पाता। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मेरा सब कुछ बस तुम हो। तुम्हारे सामने किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। मेरे पास कुछ भी ना हो और बस तुम हो ना लानजान, तो मुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया जहान की सारी खुशियाँ हैं मेरे पास। इसीलिए लानजान प्लीज़ दोबारा ये बात मत कहना। तुम मेरी बर्बादी नहीं, मेरी ताकत हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ और हासिल की हुई चीज़ को गवा भी सकता हूँ। मुझे इसका कोई गम नहीं, समझे तुम? मुझे बस तुम चाहिए, सिर्फ तुम। ये कहकर ऊशान लान वांगजी के फॉरहेड पर किस करता है और अपना फेस लानजान की नेक में छिपा लेता है। लान वांगजी उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। ऊशान ने उसे कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा। लान वांगजी अपनी नज़र नीचे कर ऊशान को देखता है और फिर धीरे से अपने हाथ को ऊशान के सर पर रख उसके सर को सहलाने लगता है। ऊशान इसे महसूस कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन लान वांगजी सुबह जल्दी उठ जाता है। वो ऊशान को सोने देता है। मैडम यू ने रात में ही सभी के लिए कुछ कपड़े भिजवा दिए थे। लान वांगजी बात लेता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। वो इस मेंशन को देख रहा है जो ऊशान के मेंशन से कम आलीशान नहीं है। लान वांगजी सीढ़ियों से उतर नीचे हॉल तक आ गया है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो उस तरफ बढ़ जाता है। उसने देखा मैडम यू कुछ मेड्स के साथ मिलकर शायद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। मैडम यू की नज़र लान वांगजी पर जाती है। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी जाकर? लान वांगजी मैडम यू को झुककर ग्रीट करता है और उनके पास आ जाता है। वो कहता है, जी मेरी सुबह जल्दी जागने की आदत है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैडम यू कहती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट तो पूरी तरह बस रेडी है। रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ।
लालवांगजी कहता है, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू कहती है, इसमें परेशानी कैसी, मैंने भी चाय नहीं पी है। जब तक सभी जाग रहे हैं, चलो हम बाहर बैठते हैं। मैडम यू लालवांगजी को अपने साथ हॉल में ले आती है। मैडम यू कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? लालवांगजी पोलाइटली रिस्पॉन्स करता है, मेरा नाम वही लालवांगजी है। मैडम यू अपना सर नोट कर कहती है, लालवांगजी, वैसे तुम्हारी उम्र अभी कम ही लगती है, लगभग 18-19 साल। क्या मैं गलत हूँ? लालवांगजी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं, आप गलत नहीं हैं, मैं 18 साल का ही हूँ। मैडम यू कहती है, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? लालवांगजी अपने परिवार के बारे में बताता है। मैडम यू कहती है, तो तुम्हारे अंकल ने ही तुम दोनों को बड़ा किया है। लालवांगजी अपना सर नोट कर देता है। मैडम यू कहती है, क्या तुम वशियान को पहले से जानते हो? लालवांगजी इस पर अपना सर नाम में शेक कर देता है। मैडम यू कहती है, तो फिर तुम दोनों मिले कैसे, मतलब तुम दोनों की मैरिज कैसे हुई? लालवांगजी इस पर थोड़ा शांत हो जाता है। वो मैडम यू को क्या बताए कि ये सिलसिला तो उसकी वजह से ही शुरू हुआ था। वो ही रातों रात वशियान के मैंशन पहुंच गया था और तब पहली बार वशियान ने उसे देखा था और उससे प्यार करने लगा। मैडम यू लालवांगजी को कुछ ना बोलता देख कहती है, क्या हुआ लालवांगजी? लालवांगजी अपना सर शेक करता है और मैडम यू को शुरू से आखिरी तक सब कुछ सच बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद मैडम यू के लिप्स पर एक छोटी सी मुस्कान है। वो कहते हैं, अब समझ आया कि वशियान तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया, मानना पड़ेगा तुम्हें। लालवांगजी इसका मतलब समझ नहीं पाया। वो क्वेश्चनिंग लुक से मैडम यू को देखता है। मैडम यू कहती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे और मेरे परिवार को जानते हो, और क्या ये जानते हो कि वशियान से हमारा क्या रिलेशन है? लालवांगजी इस पर अपना सर नाम में शेक कर देता है। उसने सोचा था कि वो कल वशियान से पूछेगा, पर वशियान जब सो गया तो लालवांगजी ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मैडम यू कहती है, मैं वशियान की आंट हूँ। वशियान मेरी बड़ी बहन कांगसा सरन का बेटा है। हम दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, लेकिन आगे चलकर हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तब जब मेरी बहन ने वशियान के बाबा से मैरिज कर ली, घर वालों के मना करने के बाद भी। हमारा पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, इसीलिए मेरे डैड ने हम दोनों के लिए अल्फ़ा पसंद कर रखा था, जो उनकी ही पार्टी का कोई पॉलिटिशियन था। मेरी मैरिज तो जैंग फैमिली से हो गई, पर मेरी बहन, उसने डैड के पसंद किए अल्फ़ा की बजाय मिस्टर वे चांगसे से शादी कर ली, जो हमारी पार्टी के अपोजिशन लीडर थे। मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कभी मेरी बहन को दोबारा नहीं देखा, ना उससे मिलने की कोशिश की। अपनी आखिरी सांस तक वो उससे नहीं मिले। मैं अपनी बहन से मिली, उसे समझाया भी, पर उसने कहा कि वो वे चांगसे से बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। उसके बाद हम भी एक दूसरे से अलग हो गए। हम किसी गैदरिंग में आपस में टकराते भी, पर बात नहीं होती। वशियान से मैं बहुत बार मिली। मेरी बहन ने वशियान को सब कुछ बताया था, उससे कुछ भी छिपा नहीं था। मैं उसे कभी कभी अपने घर भी लाती। जांगफा में वशियान को बहुत पसंद करते थे। वो बचपन से ही सिंसियर बच्चा था। हर बच्चे के लिए अपने माँ बाबा सबसे बढ़कर होते हैं, वशियान के लिए भी थे। मेरी बहन की डेथ के बाद से हम वशियान से बहुत कम ही मिल पाते, क्योंकि भले वशियान ने कभी मुझसे ये कहा नहीं और ना ही ये जाहिर करने की कोशिश की कि उसे अच्छा नहीं लगता मेरा उसके बाबा से नफ़रत करना। मेरी बहन हमसे दूर हुई, उसकी वजह मैं वे चांगसे को मानती थी और ये वशियान को अच्छा नहीं लगता था। फिर कुछ ही सालों में वे चांगसे भी दुनिया को छोड़ गए। हम तब वशियान के पास गए थे, उसके साथ कुछ दिन रहे। उसके बाद से हम कभी वशियान से मिल नहीं पाए, उससे बात नहीं कर पाए। वो हर समय काम पे व्यस्त रहता, कभी हमारे घर नहीं आता। अपने आप को पूरी तरह अकेला कर लिया था उसने। कई साल बीत गए, पर हमें वशियान के बारे में सारी खबर होती थी कि वो
क्या कर रहा है, कैसा है। और जब हमें पता चला कि ऊशान ने शादी कर ली है और हमें बताया भी नहीं, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये लड़का एक बार हमसे मिलने नहीं आया, हमें बताया भी नहीं। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, ना ही उससे कोई मतलब रखूँगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि लोग ऊशान के विरोध में हैं, तो मेरा मन घबरा गया। ये राजनीति इंसान को अंधा बना देती है। उसे कुछ ना हो, इसलिए मैंने जांग फैमिया और चैन को हीलिंग भेजा। अच्छा हुआ वो वहाँ पहुँच गए और सभी को यहाँ ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। अब मैं उसे युनमेंग से कहीं नहीं जाने दूंगी, हीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। लानवांग जी ध्यान से मैडम यू की सारी बातों को सुन रहा था। उसे मैडम यू की हर बात में बस वोशियान के लिए चिंता ही नजर आई। वो वोशियान से बहुत प्यार करती हैं। तभी उन दोनों का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहाँ से जांग फैमे और जांग चेंग नीचे आ रहे हैं। लानवांग जी अपनी जगह से खड़ा होकर जांग फैमे और जांग चेंग को ग्रीट करता है। जांग फैमे कहते हैं, अरे बैठो बैठो। यू, क्या बात कर रहे थे तुम अपने सन इन लॉ से? सुबह सुबह कहीं कहीं वोशियान की बुराई तो नहीं कर रही थी? मैडम यू कहती है, मुझे क्या शौक लगा है उसकी बुराई करने का, वो तो है ही नालायक बच्चा। तभी उन्हें वोशियान की आवाज़ सुनाई देती है, आंट, कम से कम मेरे ओमेगा के सामने तो मुझे इस तरह मत कहिए। सभी पीछे देखते हैं जहाँ से वोशियान उनके पास आ रहा है। मैडम यू कहती है, मैंने वही कहा जो तुम हो, और मैं ये तुम्हारे ओमेगा क्या, तुम्हारे बच्चों के सामने भी कहूँगी। वोशियान लानवांगचे के साइड में आकर बैठ जाता है। लानवांगचे तो अपना सर ही नीचे कर लेता है। वोशियान कहता है, आंट, मैं 36 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ, अभी आप मुझे। मैडम यू कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने साल के हो गए हो। वोशियान अब कुछ नहीं कहता, वो अपनी आंट से नहीं जीत सकता। इतने में ही लांशचैन भी वहाँ आ जाते हैं। मैडम यू कहती है, वांग जी, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? लानवांग जी कहता है, जी, इनका नाम लांशचैन है। लांशचैन रिस्पेक्टफुली सभी को ग्रीट करते हैं। मैडम यू लांशचैन को बैठाते हुए कहती है, आओ यहाँ बैठो, मानना पड़ेगा तुम दोनों भाई बहुत खूबसूरत हो। लांशचैन अपना सर नीचे कर लेता है। यहाँ पर एक इंसान की नज़र तो लांशचैन पर ही अटक चुकी है। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। वो शाम को अभी रेस्ट करना है तो वो अपने कमरे में चला जाता है। लानवांग जी और लांशचैन कुछ टाइम मैडम यू के साथ स्पेंड करते हैं और फिर लानवांग जी ओशान के कमरे में चला जाता है। ओशान अभी बेड पर सो रहा है। लानवांग जी उसके पास आकर उसके हेड की इंजरी को चेक करने लगता है, लेकिन बीच में ही ओशान उसके हाथ को पकड़ लेता है। लानवांग जी कहता है, आप जाग रहे हैं? ओशान अपनी आंखें खोलता है और स्माइल कर कहता है, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी है मुझे अपने होश में लाने के लिए। लानवांग जी ये सुन अपना सर शेक करता है और बेड से उठने लगता है, लेकिन वोशियान वापस से उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, इधर आओ, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना? लानवांग जी अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वोशियान कहता है, ज़्यादा नासमझ मत बनो, आंट मेरी बुराई कर रही थी और तुम हंस रहे थे। लानवांग जी कहता है, वैसे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कहकर लानवांग जी बेड से उठ जाता है। वोशियान कहता है, लानजान, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें नालायक और बेवकूफ़ लगता हूँ? लानवांग जी कपड़ों को कवर्ड पर शेड करते हुए कहता है, आप बताइए, आपको क्या लगता है? वोशियान बेड से उठकर लानवांग जी के पास आ जाता है और उसे बैक हक कर उसके नेक में किसेस करते हुए कहता है, तो मेरा ओमेगा भी मुझे टीज करना सीख गया। लानवांग जी इस पर कुछ नहीं कहता। वोशियान ऐसे ही लानवांग जी को बैक हक किए हुए रहता है और लानवांग जी वो अपना काम कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद लानवांग जी कहता है, आपकी आंट आपसे बहुत प्यार करती है, उन्हें आपकी बहुत फिक्र रहती है। वोशियान अपनी चिन लानवांग जी के शोल्डर पर रख कहता है, जानता हूँ, अंकल आंटी सब चीज़ों से बढ़कर मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनके अपोजिशन पार्टी में रहा, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे एक शब्द नहीं कहा। वो सभी बहुत अच्छे हैं, पर मैं कभी इस फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाया। लानवांग जी वोशियान की तरफ पलटता है
और कहता है, तो अब दे दीजिए। ओशियान अपना सर नोट कर कहता है, मैंने भी यही सोचा है। हम यूनमेंग में ही रहेंगे। हिलिंग कभी जाना होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। लानचरन को चिंता हो रही थी कि लानवांगजी, ओशियान और लानशिचन सभी सेफ है कि नहीं। लानवांगजी ने अपने अंकल को फ़ोन कर ये बता दिया था कि वो लोग यूनमेंग में हैं और सेफ हैं। लानचरन ने कहा था कि क्या वो उनके पास आए, पर लानवांगजी ने अपने अंकल से कह दिया था कि जब तक हालात नहीं संभल जाते अब गोसू से बाहर मत जाइएगा। लानचरन ने भी लानवांगजी की बात मान ली थी। अब देखते हैं, एक रात को सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए हैं। जांग फैमिली के मन में जो सवाल था वो वुशियान से वो कर ही लेते हैं। वो कहते हैं, वुशियान, अब आगे क्या सोचा है तुमने? वुशियान कहता है, अंकल मैं अब बिजनेस पर ही ध्यान दूंगा। मैंने पुराने मैंशन की सफाई के लिए लोगों को भेज दिया है। हम लोग कुछ ही दिन में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैडम यूँ कहती है, पुराने मैंशन? लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ रुकने में क्या परेशानी है? ओशियान कहता है, आंट, इसमें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। हम होंगे तो यूनमेंग में ही। वैसे भी हमारा मिलना तो लगा ही रहेगा। मैडम ये कहती है, फिर भी तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरे मैंशन में शिफ्ट होने की? यहीं पर रहो। ओशियान जांग फैमा को देखता है। जांग फैमा कहते हैं, यू, उसका मन है तो उसे वहाँ रहने दो। वैसे भी यहाँ रहते तुम्हारी डांट खाकर वो अपना काम कैसे करेगा? ओशियान इस पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर जांग फैमा को देखता है। लानवांगजी के लिप्स पर छोटी सी स्माइल है, क्योंकि उसे पता है अब आगे क्या होने वाला है। मैडम यू ने जब जांग फैमा की बातों को सुना तो वो अपने चेयर से उठते हुए कहती है, क्या कहा आपने? मैं उसे डांटती हूँ? ओशियान, तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें डांटती हूँ? ओशियान एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपना सर ना में हिला देता है। मैडम यू कहती है, देखा, अब अपनी ये बातें अपने पास ही रखिए। जांग फैमा स्माइल के साथ बस अपना सर शेक कर देते हैं। वो अब ओशियान को देख कहते हैं, ओशियान, मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। ओशियान कहता है, अंकल, मुझे क्या एतराज़ होगा? कहिए, क्या बात है? क्या सोचा है आपने? जांग फैमा जांगचिंग को देखते हैं। जांगचिंग अपना सर नोट कर देता है। जांग फैमा कहते हैं, विंग, मैंने सोचा है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो। क्योंकि अब तुम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हो तो क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे? ओशियान इस पर शॉकिंगली अपने अंकल को देखता है और जांगचिंग को। ये उसके अंकल क्या कह रहे हैं? ओशियान कहता है, अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी से तो इलेक्शन के लिए जांगचिंग खड़ा हो रहा है ना, फिर मैं कैसे आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ? जांग फैमा कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ओशियान कहता है, पर अंकल, जांगचिंग। तभी जांगचिंग ओशियान की बात को काट कहता है, भाई, फादर की बात मान लीजिए। मुझे पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस फादर के लिए ये कर रहा था। बाकी मैं हमेशा हमारा बिजनेस हैंडल करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप बाबा की बात मान जाइए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी की तरफ से नाम दे दीजिए। मैडम यू भी कहती है, विंग, चैंग सही कह रहा है, अपने अंकल की बात मानो। वैसे भी राजनीति में तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो तुम्हारे इलेक्शन में हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओशियान सभी को देखता है, उसे क्या करना चाहिए? ओशियान अब अपनी नज़र लानवांगजी पर करता है। लानवांगजी टेबल के नीचे से अपना हाथ ओशियान के हाथ में रख अपना सर नोट कर देता है, क्योंकि वो जानता है ओशियान दिल से अपने बाबा के सपने को पूरा करना चाहता है, प्रेसिडेंट बनकर। जांग फैमा कहता है, ओशियान, बताओ, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? ओशियान अपना सर नोट कर कहता है, ठीक है अंकल, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँगा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी खड़ा होऊंगा। जांग फैमा के फेस पर इससे बड़ी स्माइल आ जाती है। ये डिसाइड हो जाता है कि ओशियान वापस राजनीति में आएगा, लेकिन किसी और पार्टी से। ओशियान इस काम में भी लग चुका था। जांग फैमा के साथ ओशियान हर समय बाहर रहता। बस एक ही साल रह गया है इलेक्शन का।
उन्हें इस समय ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। देखते देखते कैसे 1 महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। अभी सभी लोग मेन हॉल में इकट्ठा हैं क्योंकि वुशियान, लान वांगजी और लान शीचेन अपने दूसरे मिशन में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वुशियान के मिशन में। मैडम यू चाहती तो नहीं थी वुशियान को जाने देना, पर उसकी ज़िद के आगे उन्हें भी हार मानना पड़ा। वुशियान, लान वांगजी और लान शीचेन मैडम यू और जियांग फैंग को बो कर कहते हैं, ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं, बहुत जल्द आपसे आकर मिलेंगे। मैडम यू कहती है, अपना ध्यान रखना। वुशियान कहता है, जी आंट। सभी जाने को मुड़ जाते हैं। उसी समय लान वांगजी को कुछ अजीब सा फील होता है, अनईजी सा। वो अचानक से हॉल के पास में ही बने एक रूम के अंदर भाग जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि लान वांगजी को क्या हुआ। मैडम यू और वुशियान लान वांगजी के पीछे जाते हैं। लान वांगजी वॉशरूम के अंदर है। वुशियान डोर को नॉक कर कहता है, लानजान, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद लान वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है। वुशियान कहता है, लानजान, क्या हुआ है तुम्हें? लान वांगजी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैडम यू साइलेंटली लान वांगजी को देख रही है। वो कहती है, वुशियान, कमरे से बाहर जाओ। वुशियान कहता है, आंट, क्या हुआ? मैडम यू कहती है, तुम पहले बाहर जाओ, फिर बताती हूँ। वुशियान लान वांगजी को देखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद मैडम यू और लान वांगजी कमरे से बाहर आते हैं। वुशियान उनके पास आते हुए कहता है, आंट, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मैडम यू वुशियान को कोई जवाब नहीं देती, बल्कि 2 सर्वेंट से कहती है, सुनो, ये सारा सामान वापस जाकर कमरे में रखो, कोई भी कहीं नहीं जा रहा। जियांग फैंग कहते हैं, यू, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैडम यू लान वांगजी को पास में ही बैठा देती है। लान वांगजी कुछ नहीं कह रहा, उसका सर नीचे है। मैडम यू कहती है, वुशियान, अब तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, कम से कम 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। वुशियान कहता है, आंट, क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? मैडम यू कहती है, हुआ नहीं है पर होने वाला है, बहुत जल्द। वुशियान कहता है, क्या होने वाला है? प्लीज़ बताइए। मैडम यू कहती है, मुझे पता है तुम नर्वस हो, पर अपनी ये नर्वसनेस आगे के लिए संभाल कर रखो। जब तुम पहली बार अपने बच्चे को गोद में लोगे, तब ये नर्वसनेस तुम्हारे काम आएगी। वुशियान फिर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जब उसे मैडम यू की कही बात का मतलब समझ आता है, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर मैडम यू को देखता है। बाकी सभी मैडम यू की कही बात का मतलब बहुत हद तक समझ गए थे। लान शीचेन लान वांगजी के पास आकर कहते हैं, वांगजी, क्या ये सच है? लान वांगजी बस अपना सर नीचे कर लेता है, कुछ कहता नहीं। लान शीचेन लान वांगजी के हर एक्शन को अच्छे से समझते हैं। वो लान वांगजी को हक कर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वुशियान, जो अभी भी शॉक में है, वो मैडम यू के हाथ को पकड़ कहता है, आंट, आप कह रहे हो? मैडम यू कहती है, बेवकूफ़, मैं कह रही हूँ कि तुम फादर बनने वाले हो। वांगजी प्रेग्नेंट है। वुशियान के दिल में इन शब्दों को सुनकर एक नया अजीब सा एहसास होता है। वो लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी धीरे से अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है। वुशियान की आंखों में बहुत से इमोशंस हैं, जिन्हें लान वांगजी समझ पा रहा है। वुशियान को यकीन नहीं हो रहा कि वो फादर बनने वाला है। अब देखते हैं लान वांगजी को, जो रूम में है। तभी वुशियान रूम में आता है। लान वांगजी पीछे पलटकर वुशियान को देखता है। वुशियान लान वांगजी के पास आकर बस उसे हग कर लेता है, कुछ कहता नहीं। कुछ समय बाद वुशियान कहता है, लानजान, क्या तुम खुश हो? लान वांगजी कुछ नहीं कहता। वो अपना फेस वुशियान के चेस्ट में रब कर देता है। वुशियान छोटे से स्माइल कर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि ये दिन भी मेरी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आज मैं ये दिन देख पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई लव यू लानजान, आई लव यू सो मच। ये खबर गुस्सों में लान चिरन को भी दी जाती है। उन्हें भी खुशी होती है ये जानकर कि वो ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। देखते देखते 5 महीने बीत जाते हैं। लान वांगजी अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है। जियांग हाउस में सभी लोग हॉल में बैठे किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं।
मैडम यू कहती है, बस उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो कि खास हैं, ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जियांग फैमा कहता है, वैसे तुम सही कह रही हो, पर हमारे हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर हुआंग को तो बुलाना होगा। तुम्हें पता है ना कि उन्होंने हमसे क्या बात की थी। मैडम यू कहती है, अरे हाँ, वो अपने ओमेगा के लिए हमारे चैन की बात कर रहे थे ना। अच्छी बात है, वांग जी के बेबी शावर के साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। इस पर जियांगचन के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, क्या? माँ, पापा, मैं मिस्टर हुआंग के ओमेगा से मैरिज नहीं करने वाला। ऊशान कहता है, क्यों? अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तुम्हें मैरिज कर लेना चाहिए। जियांगचन कहता है, भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उस ओमेगा से शादी नहीं करूँगा। मैडम यू कहती है, लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है उस ओमेगा में? जियांगचन कहता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा। ऊशान अपनी आंखें छोटी छोटी कर कहता है, कहीं तुम पहले से तो किसी ओमेगा को पसंद नहीं करते हो? जियांगचन इस पर चुप हो जाता है। वो बस एक और देखने लगता है। ऊशान ना चाहते हुए भी उसकी नज़रों को फॉलो कर लेता है किचन की ओर, जहाँ पर लान शचन सभी के लिए चाय लेकर इसी ओर आ रहे हैं। ऊशान के लिप्स ये देख ट्विस्ट हो जाते हैं। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, कहीं तुम मेरे ब्रदर इन लॉ से तो प्यार नहीं कर बैठे? ये सुनकर लान शचन जो यहीं आ रहे थे, उसके कदम जगह पर ही रुक जाते हैं। लान वांगजी जो वोशियान के साइड में बैठा था, वो हैरानी से वोशियान को देखने लगता है, फिर जियांगचेंग को। सभी की नज़र जियांगचेंग पर जाकर रुक गई है। जियांगचेंग वो धीरे से अपनी नज़र ऊपर करता है। मैडम यू कहती है, तो क्या वोशियान सही कह रहा है? जियांगचेंग बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है। सभी के चेहरे पर इससे अनजाने ही स्माइल आ जाती है। मैडम यू पीछे पलट लान शिचन को देखती है, वहीं पर खड़ा देखती है। वो कहती है, शिचन इधर आओ। लान शिचन वहाँ आ जाते हैं और चाय का ट्रे नीचे रख देते हैं। मैडम यू कहती है, शिचन क्या वो शान ने जो कहा वो तुमने सुना? लान शिचन अपना सर नोट कर देते हैं। मैडम यू कहती है, तो इस पर तुम्हारा क्या विचार है? लान शिचन अपनी नज़र नीचे रखे ही कहते हैं, अंकल का जो भी फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। बस इतना कहकर लान शिचन वहाँ से चले जाते हैं। जियांग फैमन कहते हैं, मतलब अब मास्टर लान से बात कर ही लेनी चाहिए। वांग जी, तुम्हारे अंकल कब आ रहे हैं यहाँ? लान वांग जी कहता है, अंकल कल यहाँ पर आ जाएंगे। मैडम यू कहती है, तो ठीक है, कल ये बात भी हो जाएगी। वो शान जियांगचेंग को देख कहता है, तो अब खुश हो तुम? जियांगचेंग कहता है, थैंक यू काका। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा दिन। लान चेरेन, ली हुआ और ली जिहान तीनों युनमेंग पहुँच गए हैं। वो शान खुद उन्हें जियांग मैंशन लेके आया है। लान चेरेन ने जियांग फैमा का नाम सुन रखा था, पर उन्हें पता नहीं था कि वो वुशियान के अंकल है। लान चेरेन, ली हुआ और ली जिहान जियांग मैंशन के अंदर आते हैं। लान वांगजी और लान शिचन हॉल में बैठे अपने अंकल के आने का वेट कर रहे थे। लान चेरेन को आता देख लान शिचन अपनी जगह से खड़े होते हैं और लान वांगजी को भी अपनी मदद से खड़ा करते हैं। लान चेरेन जियांग फैमा से मिलते हैं। मैडम यू भी ली हुआ से मिलती है। लान चेरेन की नज़र अब लान वांगजी और लान शिचन पर जाती है। वो उनके पास आते हुए कहते हैं, वांगजी, शिचन, तुम दोनों ठीक हो ना? लान वांगजी और लान शिचन अपना सर नोट कर कहते हैं, जी अंकल, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? लान चेरेन कहता है, मैं भी ठीक हूँ। वांगजी, तुम खड़े क्यों हो? तुम खड़े मत रहो, बैठो यहाँ। ली हुआ और ली जिहान भी लान वांगजी और लान शिचन से मिलते हैं। जियांग फैमा कहते हैं, मास्टर लान, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? लान चेरेन कहते हैं, नहीं मिस्टर जियांग, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैडम यू कहती है, अच्छी बात है, आप सभी को खाने के बाद आराम करना चाहिए, क्योंकि रात के प्रोग्राम में आप ज़रूर थक जाएंगे। लंच के बाद रेस्ट करिए। शिचन, जाकर सभी को उनका रूम दिखा दो। लान शिचन कहते हैं, जी आंटी। लान शिचन सभी को उनके रूम में ले जाते हैं। शाम तक सारे मैंशन को ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया गया था। धीरे धीरे करके गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। वुशियान और लान वांगजी नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गए हैं ताकि
लान वांगजी को ऊपर सीढ़ियों से आने जाने की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब लान वांगजी को वहाँ लाया जाता है। पार्टी में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हैं, बस कुछ खास गिने चुने लोग हैं। प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट होता है। होने वाले बेबी को गिफ्ट मिले हैं। लान वांगजी को सभी ने ब्लेसिंग्स दी है। सभी गेस्ट भी जा चुके हैं। अभी जियांग्स और लांस मेन हॉल में बैठे हुए हैं। लान चरण कहते हैं, मिस्टर जियांग, आप क्या ज़रूरी बात करने वाले थे, कहिए। जियांग फैमिली कहते हैं, जी बात तो ज़रूरी है। दरअसल हमने कुछ सोचा है, बस उसमें आपकी सहमति चाहिए। लान चरण कहते हैं, मेरी सहमति? ऐसी क्या बात है मिस्टर जियांग? जियांग फैमिली कहते हैं, हम अपने बेटे जियांगचिंग से आपके भतीजे लान शुचन की मैरिज कराना चाहते हैं। आपका इसमें क्या सोचना है मास्टर लान? लान चरण को यकीन नहीं हुआ। क्या उन्होंने सही सुना है? लान चरण अनबिलीवेबल लुक से जियांग फैमिली को देख रहे हैं। वो अब अपनी नज़रें लान वांगजी और लान शुचन पर करते हैं। लान शुचन अपना सर नीचे कर लेता है, पर लान वांगजी वो अपने अंकल को देख एक एश्योरिंग नोट करता है कि ये रिश्ता भाई के लिए सही है और भाई भी यही चाहते हैं। लान चरण कहते हैं, आप सिचन के लिए अपने बेटे? मैडम यू कहती है, जी हम यही चाहते हैं। चेंग आपके भतीजे लान शुचन को पसंद करता है और हमें भी सिचन अपने सन इन लॉ के रूप में पसंद है। आपका क्या फैसला है मास्टर लान? लान चरण कहते हैं, मेरा फैसला? मैं क्या कहूँ? लान चरण को लग रहा है कि वो बहुत ही खुशनसीब इंसान है। उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे अल्फा तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ उनके पास अपने आप ही चल कर आ गया। लान चरण कहते हैं, मेरा वही फैसला होगा जो मेरा सन इन लॉ मतलब ओशियान को जो सही लगेगा। ओशियान कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? ये आपके भतीजे की ज़िंदगी का फैसला है, इसमें आपकी राय बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर शिचन की मैरिज चेंग से होती है तो वो उसे हमेशा खुश रखेगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लान चरण कहते हैं, तुमने कह दिया, बस मेरा मन हल्का हो गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं इस मैरिज से। मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। सभी के फेस पर ये सुनकर स्माइल आ जाती है, बस 2 लोगों को छोड़कर, ली हुआ और ले जिहान को। ली हुआ सच में आज ये जान गई कि सब कुछ किस्मत का खेल होता है और लान वांगजी और लान शिचन दोनों भाई बहुत किस्मत वाले हैं। ली हुआ ना चाहते हुए भी ये नकार नहीं सकती कि हाँ, लान वांगजी और लान शिचन साफ दिल के हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। लान चरण की बताई सीख पर चलते हैं, किसी चीज़ का लालच नहीं करते उनकी तरह। और आज देख लो, वो वहीं के वहीं हैं और किस्मत ने लान वांगजी और लान शिचन को भरपूर दिया है। ली हुआ ले जिहान के हाथ पर हाथ रखती है। उनकी किस्मत में जो होगा वो उन्हें मिल जाएगा। वो अब ना किसी के प्रति जलन भावना रखेंगे और ना ही किसी चीज़ का लालच करेंगे। जियांग फैमिली कहते हैं, मास्टर लान, क्या हम 10 दिन बाद शादी रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं और वांगजी की डिलीवरी डेट भी उससे पहले मैरिज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लान चरण को यह सही लगता है। वो कहते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखते हैं दूसरे दिन। मैडम यू, लान वांगजी, लान शिचन, ली हुआ, ले जिहान और वुशियान वो सभी हॉल में बैठे हुए हैं। लान चरण और जियांग फैमिली अभी अपने रूम से आए नहीं हैं। अभी सभी का ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। मैडम यू लान वांगजी को फ्रूट कट करके खिला रही हैं। वुशियान अपनी कुछ फाइल को लेकर बैठा हुआ है। तभी उन सभी का ध्यान एक आवाज़ की तरफ जाता है। वो देखते हैं कि बाहर से जियांगचेंग मॉम मॉम चिल्लाते हुए अंदर आ रहा है। मैडम यू कहती है, क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? जियांगचेंग कहता है, मॉम वो आए हैं, मिस्टर हुआंग, अपनी पूरी फैमिली के साथ और उनके साथ उनकी ओमेगा भी है। कहीं वो यहाँ मेरी शादी की बात करने तो नहीं आए हैं? लेकिन मेरी मैरिज तो शिचन से होगी ना, मैं उस ओमेगा से शादी नहीं करने वाला। डैड से कह दीजिए कि वो अपना फैसला ना बदलें। मैडम यू कहती है, तुम पागल हो गए हो? डैड क्यों जो फैसला हो गया है उसको बदलेंगे? जो बात सच है
डैड उन्हें बता देंगे। इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? जांग फैमिया हॉल में आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कौन हाइपर हो रहा है? मैडम यूँ कहती है, आपका बेटा। जांग फैमिया जांग चिंग से कुछ पूछ पाते, उनकी नज़र सामने से आते हुआंग फैमिली पर जाती है। वो कहते हैं, मिस्टर हुआंग, आप यहाँ? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हम कल ही तो पार्टी में मिले थे। अब तक लांचरेन भी वहाँ पहुँच चुके हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, जी, बात ही कुछ ऐसी थी जो ऑफिस में नहीं की जा सकती थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। जांग फैमिया कहते हैं, ऐसी क्या बात है मिस्टर हुआंग, कहिए। मिस्टर हुआंग कहते हैं, मिस्टर जियांग, हम यहाँ एक मैरिज प्रपोजल के साथ आए हैं। जांग फैमिया कहते हैं, मैरिज प्रपोजल? जैन चैंग फटाक से मैडम यू को देखता है, कहीं वही तो नहीं होगा जो वो सोच रहा है। जांग फैमिया कहते हैं, मिस्टर हुआंग, मैंने कल आपसे इस बारे में बात की थी। जैन चैंग की मैरिज किसी और से तय हो गई है। मिस्टर हुआंग जैंग फैमिया को रोक कहते हैं, मिस्टर जैंग, मैं आपके बेटे के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर नहीं आया हूँ। जांग फैमिया कहते हैं, अच्छा, तो फिर? मिस्टर हुआंग कहते हैं, दरअसल कल यहाँ हमने एक ओमेगा को देखा और हमने घर जाकर इस बारे में डिस्कस भी किया। हमें वो ओमेगा पसंद है। मिस्टर जियांग, आप तो हमारे बेटे हुआंग जुन को जानते हैं होंगे। वो लंदन में हमारा बिजनेस हैंडल करता है और मैं यहाँ। हमने उस ओमेगा को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। मिस्टर हुआंग की इस बात को सुनकर सभी कंफ्यूज थे। ओमेगा? किस ओमेगा की बात कर रहे हैं मिस्टर हुआंग? जांग फैमिया ये पूछ भी लेते हैं, मिस्टर हुआंग, आप किस ओमेगा की बात कर रहे हैं? मिस्टर एंड मिसेस हुआंग अपनी नज़र इधर उधर करते हैं। तभी उन्हें किचन से वो ओमेगा आते नज़र आ जाता है। वो कहते हैं, वो हम उस ओमेगा की बात कर रहे हैं। सभी लोग पलटकर पीछे देखते हैं। वहाँ से तो लांशजैन और ली जिहान चलकर आ रहे हैं। जैंगचन जल्दी से जाकर लांशजैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर हुआंग, ये मेरा होने वाला ओमेगा है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर एंड मिसेस हुआंग स्माइल कर कहते हैं, नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हम आपके ओमेगा की नहीं, आपके ओमेगा के साथ जो खड़े हैं उस ओमेगा की बात कर रहे हैं। ली जिहान की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सभी अब ली जिहान को देख रहे हैं। जांग फैमिया कहते हैं, ली जिहान? क्या आप ली जिहान की बात कर रहे हैं मिस्टर हुआंग? मिसेस हुआंग कहती हैं, तो उस ओमेगा का नाम ली जिहान है। बहुत ही प्यारा नाम है। बेटा, यहाँ आओ। ली जिहान लांचरेन को देखता है। लांचरेन अपना सर नोट कर देते हैं। ली जिहान उनके पास चला जाता है। मिसेस हुआंग कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम इस ओमेगा की बात कर रहे थे, अपने बेटे के लिए। जांग फैमिया कहते हैं, ओह, तो फिर आपको इसके लिए मास्टर लान से बात करनी होगी। ये उनका भतीजा है, आखिरी फैसला तो उनका ही होगा। मिस्टर हुआंग मास्टर लान के पास आते हैं और कहते हैं, मास्टर लान, हमें आपका भतीजा अपने बेटे के लिए पसंद है, पर आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में हमारा बेटा यहाँ पहुँच रहा है। आप उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, फिर अपना फैसला बताइएगा। लांचरन ली हुआ को देखते हैं और कहते हैं, हुआ, तुम क्या चाहती हो? ली हुआ वो भी अपने बेटे को एक अच्छे घर में ज़्यादा देखना चाहती है और सामने से उनके पास रिश्ता आ रहा है, वो इसे ठुकराना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ली हुआ अपना सर नोट कर कहती है, काका, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी एक कार जियांग मैंशन के सामने आकर रुकती है। सबकी नज़र वहाँ चली जाती है, जहाँ से एक अल्फ़ा जो काफ़ी हैंडसम है वो जियांग मैंशन के अंदर आ रहा है। ली जिहान उस अल्फ़ा को देखते रह जाता है, पर थोड़ी ही देर में वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है और वहाँ से लांशचैन और लानवांगची के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो अल्फ़ा वहाँ आकर सभी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। ली हुआ और लांचरेन को वो अल्फ़ा पसंद आता है। उसका नेचर, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। लांचरेन इस बात को नकार नहीं सकते। मिस्टर हुआंग कहते हैं, तो मास्टर लान, अब बताइए आपका क्या फ़ैसला है? क्या आप अपने भतीजे की मैरिज हमारे बेटे से करवाएंगे? हुआंग जुन अपनी नज़र ऊपर करके लांशजन के पीछे खड़े ली जिहान को देखता है।
ली जिहान तुरंत लाल सचिन के पीछे छिप जाता है। हुआंगजुन के फेस पर इससे छोटी सी स्माइल आ जाती है। ली हुआ को हुआंगजुन ली जिहान के लिए पसंद आता है, तो लांचरन को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो खुश है कि ली जिहान भी एक संपन्न परिवार में मैरिज करके जाएगा। मैडम यूँ कहती है, अरे वाह, ये तो फिर अच्छा है। जियांग चैंग और ला शिचन के साथ इन दोनों की भी मैरिज हो जाएगी और आखिर में यही तय होता है कि 10 दिन बाद दोनों कपल की मैरिज साथ में होगी। देखते देखते मैरिज का दिन भी आ जाता है। मैरिज बस परिवारों के बीच होनी थी, इसमें बाहर का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। सभी रिचुअल के साथ जियांग चैंग, ला शिचन, ली जिहान और हुआंगजुन की मैरिज होती है। अगले दिन हुआंगजुन और ली जिहान को लंदन के लिए निकलना था, इसीलिए वो अपने घर के लिए जा चुके हैं। ला शिचन और जियांग चैंग को भी उनके वेडिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। ये रात गुजर जाती है। अगले दिन लांचरेन और ली हुआ वो भी गोशु टाउन के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका यहाँ का सफ़र इतना खुशनुमा होगा। वो दोनों अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं। सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। लानवांग जी अभी अभी बेड पर लेटा हुआ है। तभी रूम का डोर ओपन कर होशियान रूम के अंदर आता है। कमरे में थोड़ी ही रोशनी है। लानवांग जी की नींद ना खुले, इसलिए होशियान लाइट ऑन नहीं करता। वो अपने क्लॉथ्स को चेंज करने जा ही रहा होता है कि उसे लानवांग जी की आवाज़ आती है, आप आ गए। होशियान वहीं रुक जाता है। वो कितनी ही शांति से क्यों ना रूम में आए, लानवांग जी को उसकी प्रेजेंस का पता चल ही जाता है। होशियान लाइट को ऑन करता है और लानवांग जी के पास आ जाता है। लानवांग जी बेड से उठने लगता है। होशियान उसकी मदद करता है। होशियान कहता है, लानसान, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ? लानवांग जी कहता है, जैसे आपको पता चल जाता है मेरी प्रेजेंस का। होशियान छोटे से स्माइल कर अपना सर शेक कर देता है। वो अब लानवांग जी के बेली पर किस कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं आपको और मम्मा को टाइम नहीं दे पा रहा। बस कुछ समय और, ये इलेक्शन हो जाए, फिर बाबा आप दोनों के पास ही रहेंगे, ओके? होशियान लानवांग जी को देखता है और उसके फॉरहेड पर भी किस कर कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा। लानवांग जी कहता है, आपको अभी अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए। आंट है ना, वो मेरा ध्यान रखती हैं। गागा भी हर समय मेरे पास होते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप आने वाले इलेक्शन पर ध्यान दीजिए, मैं ठीक हूँ। होशियान अपना सर नोट कर लानवांग जी को हग कर लेता है। तभी होशियान को कुछ याद आता है। वो कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया। होशियान वहाँ जाता है जहाँ उसने अपना कोट उतारा है और वहाँ से अपने हाथ में कुछ लेकर लानवांग जी के पास आ जाता है। लानवांग जी के लिए ये चीज़ नई है देखना। वो क्या है ये वो नहीं जानता। होशियान कहता है, लानजान, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये हमारे यूनमेंग की फेमस मिठाई है, तांगुलू। मैं बचपन में ये बहुत ही खाया करता था। लो तुम भी खा के देखो। लानवांग जी देखकर ही समझ गया था कि ये बहुत ही मीठा है और वो मीठा नहीं खाता, पर वो होशियान की एक्साइटमेंट को कम नहीं करना चाहता था, इसलिए लानवांग जी उसे ले लेता है। लेकिन जब लानवांग जी तांगुलू को टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। होशियान जितने भी लेके आया था लानवांग जी ने सारे ख़त्म कर दिए थे। होशियान कहता है, लानजान, क्या तुम्हें ये अच्छे लगे? लानवांग जी अपना सर नोट कर कहता है, अच्छे हैं, आप अब अगले बार और लेकर आइएगा। होशियान कहता है, सच में? मैं तो तुम्हारे लिए ढेर सारे तांगुलू घर पर ही लाकर रख दूँगा, जितना मन हो उतना खाना। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सोते हैं, ठीक है? ये कहकर होशियान वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों ही चैन से सो जाते हैं। कुछ समय और बीतता है। होशियान जो जियांग फैमिया और जियांग चैंग के साथ ऑफिस में है, उसके पास कोई आकर बताता है कि आपके घर से फ़ोन है। होशियान ये सुनकर जल्दी से जाके फ़ोन को पिक करता है। दूसरी तरफ से मैडम यूँ कहती है, होशियान, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, हम वांग जी को यहाँ लाए हैं, जल्दी आ जाओ। होशियान ये सुनते ही
जल्दी से जियांग फैमिया और जियांग चेंग के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो सभी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मैडम यू और यहाँ शिचंग खड़े हुए हैं। वो शान कहता है, आंट लाजान वो ठीक है ना, सब कुछ ठीक तो है ना? मैडम यू कहती है, टेंशन मत लो, सब ठीक है, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे, थोड़ा वेट करो। करीब 10 मिनट बाद एक नर्स अपने हाथ में बेबी के साथ बाहर आती है। वो कहती है, बेबी का फादर कौन है? मैडम यू कहती है, ऊशान। ऊशान कहता है, हाँ मैं हूँ बेबी का फादर। वो नर्स ऊशान की गोद में बेबी को देते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्फा बेटा हुआ है। ऊशान कहता है, लाजान वो कैसा है? वो नर्स कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल लीजिएगा। ऊशान को अब सुकून मिलता है जब उसने ये सुन लिया कि लाजान ठीक है। ऊशान अब अपना सर नीचे कर अपने बेटे को देखता है, जो बिल्कुल छोटा सा है पर दूध की तरह सफ़ेद है, बिल्कुल लाजान जैसे। मैडम यू कहती है, ऊशान ये तो वांगजी जैसा है। ऊशान अपना सर हाँ में हिला देता है और नीचे झुककर बेबी के फोrehead पर किस करता है। अब देखते हैं थोड़ी ही देर में सभी लान वांगजी से मिलते हैं। लान वांगजी ने देखा ऊशान की गोद में उनका बेबी है। ऊशान लान वांगजी के पास आकर उसकी गोद में बेबी को दे देता है। लान वांगजी की आइज़ थोड़ी सी टेयरी हो जाती है, ये उनका बेटा है। ऊशान लान वांगजी के हेड पर किस कर कहता है, तुम ठीक हो? लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है। 2 दिन बाद लान वांगजी और बेबी को घर ले आया जाता है। लानचरन और ली हुआ भी बेबी को देखने आते हैं। ऊशान ने बेबी का नाम युआन रखा है, जो सभी को बहुत पसंद आया। 15 दिन बाद इलेक्शन है। ऊशान लाजान और बेबी के लिए बहुत ही कम समय निकाल पा रहा है और लान वांगजी इसे अच्छे से समझता है, पर ऊशान फिर भी कोशिश करता है कि वो जल्दी से अपना काम खत्म कर घर आ सके। इलेक्शन का दिन भी आ जाता है। ऊशान 2 दिन तक घर नहीं आ पाया, वो ऑफिस में ही सोया करता था। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके थे, बस परिणाम आना बाकी है। ज़्यादातर जनता का सपोर्ट भी ऊशान को ही था, क्योंकि उन लोगों ने ऊशान का काम जो देखा था और हुआ भी वही। परिणाम में ऊशान का नाम ही था, मतलब वो चाइना का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुका है, वो चाइना का प्रेसिडेंट होगा। लान वांगजी, लान शिचेंग, जियांग फैमिया, मैडम यू, जियांग चेंग सभी अभी सभा हॉल में है, प्रेजेंट है, जहाँ ऊशान अपनी शपथ लेने वाला है प्रेसिडेंट की। ऊशान अपनी आंखें बंद करता है और उसके सामने अपने बाबा का चेहरा आ जाता है। आज उसने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया, वो चाइना का प्रेसिडेंट बन गया। ऊशान को शपथ लेने के बाद चाइना का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। अभी ऊशान, लान वांगजी और उसकी गोद में छोटा युआन जियांग मेंसन के सामने खड़े हुए हैं। ऊशान कहता है, अच्छा अंकल, आंटी, जियांग चेंग, शिचेन, हम चलते हैं, सभी अपना ध्यान रखिएगा। मैडम यू कहती है, और तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना और वहाँ की ठंड से युआन को बचा कर रखना। लान वांगजी अपना सर नोट कर कहता है, जी आंट, आप चिंता मत करिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। ऊशान और लान वांगजी कार में बैठ जाते हैं और वो कार जियांग मैंशन से चली जाती है। ऊशान और लान वांगजी अब अपने शहर लौट रहे हैं, येलिंग। ये फैसला ऊशान ने किया है। भले लान वांगजी उससे कभी कहता नहीं, पर उसे अपने अंकल की चिंता रहती है, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। लान वांगजी की आंट भी अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, इसलिए ऊशान ने डिसाइड किया कि वो येलिंग में रहेंगे और अंकल और आंट अब से उनके मैंशन में ही रहेंगे। ऊशान ने इस 1 साल में अपने मैंशन को पहले से भी खूबसूरत बनवा लिया है, बस उन्हें वहाँ शिफ्ट होना था। थोड़ी ही देर में वो लोग येलिंग पहुँच जाते हैं। ऊशान तो अपने मैंशन के पास ही रुक गया था, क्योंकि उसे थोड़ा काम जो था, पर लान वांगजी को अपने अंकल के पास भेज दिया था। लान वांगजी अभी येलिंग की गलियों से जा रहा है। लोग उस कार को देखकर झुककर बो कर रहे हैं जिसमें लान वांगजी है, क्योंकि उन्हें पता है ये प्रेसिडेंट की कार है। लान वांगजी के फेस पर अचानक से स्माइल आ जाती है जब वो देखता है कि
गुसु और हीलिंग के बीच का वो बैरियर हट चुका है। अब लोग गुसु से हीलिंग और हीलिंग से गुसु जाने से पहले सोचा नहीं करते। लोगों के बीच का भेदभाव मिट चुका है। ये परिवर्तन भी ऐसे ही नहीं आया। इंसान चोट लगे बिना भला सीखता कहाँ है। वही हीलिंग के लोगों के साथ हुआ। चंद लोगों की बातों में आकर भेदभाव की आड़ में उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय लीडर को हीलिंग से खो दिया था, जो आज उन सभी का प्रेसिडेंट है। और जिन लोगों के लिए उन्होंने वुशान के साथ ऐसा किया, उन्होंने बस कुछ ही दिनों में अपने रंग दिखा दिए। उनका लालच जल्द ही लोगों की नज़रों के सामने आ गया। एक एक करके सभी वैन रोहान की पार्टी से निकलते गए। अब ना वैन रोहान की पार्टी रही है, ना ही वैन रोहान एमएलए। अपनी एक जिद के चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, पर वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। रानंग जी यही सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है। वो आज इस मुकाम पे है। सभी उसे इज्जत की नज़र से देखा करते हैं। प्रेसिडेंट की ओमेगा के रूप में उसका सम्मान करते हैं। वो आज इस जगह पर है, इन सब का हकदार है। किसकी वजह से? उस अल्फा की वजह से, जो बस एक नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। कभी उससे कोई उम्मीद नहीं की, बस बेपनाह प्यार किया। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन। वुशान की कार मैंशन के मेन गेट के सामने आकर रुकती है। वुशान कहता है, शुयांग, क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? शुयांग कहता है, शर वो शर। वुशान कहता है, क्या हुआ है? ये कहकर वुशान थोड़ा शिफ्ट होकर ग्लास से सामने की तरफ देखता है। वो देखता है कि लानवंग जी गेट के सामने खड़ा हुआ है। वुशान हैरान होता है। लाजान इतनी रात में यहाँ अकेला क्यों खड़ा है? वुशान कार से बाहर आकर लाजान के पास चला जाता है। शुयांग यहाँ रुकना सही नहीं समझता, इसलिए वो कार को बैकडोर की तरफ ले जा लेता है। वुशान लानवांग जी के पास आकर कहता है, लाजान, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? ठंड लग जाएगी, चलो अंदर चलो। लानवांग जी अभी भी वहीं खड़ा है। वो बस वुशान को देख रहा है। वुशान कहता है, लाजान, क्या हुआ? लानवांग जी कुछ नहीं कहता और आगे बढ़कर वुशान को हक कर लेता है। वुशान को समझ नहीं आता लाजान को क्या हुआ, पर अब वो भी ज़्यादा ना सोचते हुए लानवांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। लानवांग जी वुशान के कान के पास आकर कहता है, आप मुझसे यही सुनना चाहते थे ना? मैं आज आपसे कहता हूँ, विंग, आई लव यू। मुझे आपसे प्यार है। आपने सही कहा था कि एक दिन मुझे आपसे बहुत प्यार होगा, शायद आपसे भी ज़्यादा। हाँ विंग, मुझे बहुत प्यार हो गया है आपसे भी ज़्यादा। आई लव यू। वुशान के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लानवांग जी का फेस पकड़ अपने सामने करता है और कहता है, ये सुनने के लिए तुम नहीं जानते मैंने कितना इंतज़ार किया है। यह कहकर वुशान लानवांग जी को अपने पास कर उसे उसके लिप्स पर किस करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वुशान लानवांग जी को गोद में उठाते हुए कहता है, मेरी जान, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। आज शायद पूरी रात हमारे कमरे का डोर ना खुले, क्योंकि मैं एक सेकंड भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। यह कहकर वुशान लानवांग जी को गोद में लेकर मैंशन की ओर बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये FF यहीं पर एंड होता है। मुझे बताना आपको ये पसंद आए कि नहीं। अब इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। ओके, अभी तो वाली स्टोरी को कंप्लीट करना है। और देखती हूँ, मैं सोच रही थी कि दिसंबर भर मैं वन शॉट FF लेके आऊँ। लॉन्ग स्टोरी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, है ना? आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा मुझे, और स्टोरी कैसी लगी वही बताइएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं। बाय बाय।